नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं सभी लोग। तो यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का कंटेंट आपको उपलब्ध लगातार कराया जा रहा है। उसी क्रम में डे 76 का कंटेंट आप लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है। चर्चा कीजिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के विभिन्न रूपों में जानकारी बनाने, संग्रहित करने, आदान प्रदान करने और उपयोग करने हेतु प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार शामिल हैं। समकालीन तकनीकी वातावरण में कई मानवीय गतिविधियों एवं व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, आपने प्रस्तावना दे दी। घटक क्या क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल संचार प्रणाली, उपग्रह संचार तकनीक। ठीक, ये चीज़ें हैं। इंग्लिश में थोड़ा ये हेडिंग गलत हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, सूखे से निपटने के लिए बाई चांस गलती हो गई है। हालिया वर्षों में उत्तर प्रदेश में भी इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिससे राज्य लाभान्वित हो सकता है, उसमें पहला है विज्ञान और इंजीनियरिंग। वैज्ञानिक विकास पूरी तरीके से कंप्यूटर और अन्य माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित उपकरणों के उपयोग पर निर्भर है। राज्य में इससे संबंधित विकास कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत सहायक साबित होगी। ठीक है। दूसरा है व्यवसाय और वाणिज्य। कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय एवं वित्तीय रिकॉर्ड रखने एवं प्रबंधित करने हेतु किया जाता है, जैसे बिलिंग, ट्रैकिंग, आपूर्ति संग्रहण आदि में प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों के अलावा अब छोटे शहरों में भी इनका प्रयोग का चलन बढ़ा है, जिसे अधिक प्रोत्साहन की और आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एनएसओ के अनुसार राज्य में शिक्षा की दर करीब 73% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे में आईटी के प्रयोग को बढ़ाने से यहाँ पर भी एक निर्णायक भूमिका दिख सकती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दूरस्थ शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में या पूर्व में कोविड-19 महामारी के दौरान टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब में से ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच को आसानी हुई है। तो ये भी क्या कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, एक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस, सुशासन के प्रति ई गवर्नेंस एक अहम टूल है। यह प्रशासन को समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु यूपीएस वैन 2.0 नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना चला रही है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से जनता तक पहुंचाई जा सकें। ठीक, तो गवर्नेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में आपको कवर करना है इसको। मनोरंजन, तो सूचना प्रौद्योगिकी ने मनोरंजन उद्योग को भी प्रभावित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा फिल्मों, वेब सीरीज आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार नोएडा में फिल्म सिटी के लिए प्रयासरत है। ऐसे में आईटी एक आवश्यक जरिया वहां पर साबित हो सकता है। हालांकि राज्य में आईटी का लाभ उठाने के लिए कई समस्याओं से निपटना भी होगा, जैसे आधारभूत संरचना का अभाव, कुशल मानव श्रम का होना, इंटरनेट की धीमी गति, डिजिटल साक्षरता की कमी आदि। उपयुक्त चुनौतियों का समाधान करके प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे डिजिटल इंडिया और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को यहां पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूखे का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। अभी हाल में चर्चा का विषय रहा है ये केन बेतवा लिंक वाला मामला। देखते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की एक परियोजना है। हाल ही में इसे लागू करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक क्या हुआ है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड लाभान्वित होगा, लेकिन कैसे। तो इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश के नदी जोड़ो परियोजना यानी कि केन नदी के साथ उसको अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करने का एक टारगेट है। ठीक है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर जैसे सूखाग्रस्त जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। और इस परियोजना के तहत हमीरपुर स्थित महोदा बांध के लिंक नहर को जोड़कर भरा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी। बरियारपुर पिकअप बियर में के डाउन स्ट्रीम को 2 नए बैराज का निर्माण लगभग 108 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडार के लिए किया जा सकेगा।
इस परियोजना से पेयजल और खेती के लिए पानी मिलेगा तो बिजली को पैदा भी होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजना में करीब बुंदेलखंड क्षेत्र को, डाटा अगर याद रहे तो आप लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन याद नहीं होता, दिक्कत ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो पार्ट है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विस्थापन जो है यहाँ पर हो सकता है बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। तो पन्ना बाघ अभयारण्य कुछ हिस्सा इस परियोजना में आता है। ऐसे में एनजीटी और अन्य उच्च विभागों से अनुमोदन प्राप्ति के कारण इस परियोजना कई साल से अटकी हुई है। आर्थिक मुद्दा, लागत 45,000 करोड़ है, ठीक है, और रखरखाव भी बहुत महंगा है। विस्थापन की समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कई गांव इसमें डूब जाएंगे। पानी के बंटवारे पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार विवाद इस मुद्दे को लेकर और ज़्यादा बन गया है, कितना पानी किसको मिलेगा। तो बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए इस परियोजना के कुछ निश्चित लाभ जरूर हैं, लेकिन इससे उत्पन्न पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की भी आवश्यकता है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। नदियों को आपस जोड़ने के अलावा मौजूदा जल संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग आदि से भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इसके भरोसे ही ना रहो भैया, जो उपलब्ध संसाधन उस पर बात करना है। देखिए, हम लोग का जो सिलेबस पेपर 5-6 का आया है उसमें कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और योजनाओं पर सिलेबस में मेंशन किया है। तो ज़रूरी नहीं कि जो नीतियाँ तुरंत की बनी हैं या योजनाएं बनी हैं उनको पूछा जाए, जो संचालित नीतियाँ हैं उन पर सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि 2018 से लेकर 2025 तक की जो भी नीतियाँ योजनाएं होंगी उस पर सवाल बन सकता है, चाहे पर्यटन नीति 18 की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक नीति हो, चाहे जनसंख्या नीति हो, उस पर सवाल बनने की पूरी गुंजाइश रहेगी। तो ऐसे में आपको ऐसी नीतियाँ जो योगी सरकार की हैं उन पर विशेष फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है ये। तो इसी में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगस्त 2020 में बता दीजिए कैसा ऐसा हो चुका है। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विकास संचालक के रूप में विकसित करना, कुशल बल एवं नवाचार को अपनाने के साथ साथ उभरती तकनीकों में के सर्वोत्कृष्ट आधारित संरचना के माध्यम से सतत परिस्थिति तंत्र का विकास करना। लक्ष्य क्या है इसके लिए? अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ निवेश को आकर्षित करना। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ की स्थापना। प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्र। घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण पार्क की स्थापना। अगले 5 वर्ष में 4 लाख लोगों को रोजगार और फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश को आकर्षित करना। ठीक, इस नीति की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इन्फो सिस्टम को फिर से रफ्तार देने के लिए नई नीति का आच्छादन क्षेत्र को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन को बढ़ाकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विकसित करने की योजना है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए इस नीति के तहत बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था की गई है। नीति जो आई है नई वाली, इसमें निवेशक 15% पूंजी के उत्पादन का 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% अतिरिक्त पूंजी उत्पादन हेतु पात्र होगा। अधिसूचित बैंक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण पर 5% प्रतिवर्ष उत्पादन की अनुमति होगी। स्टाम्प कर से छूट, भूमि उत्पादन, पेटेंट लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी पर छूट तथा एकल इकाइयों यानी सिंगल विंडो के माध्यम से इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक, भारत को एक वैकल्पिक निवेश गंतव्य के रूप में देख रहे वैश्विक निवेशकों को लक्षित करने हेतु स्थिर पूंजी निवेश के 40% तक का पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी, उपकरणों की अनुमति होगी और नई नीति के अंतर्गत दिए जाने वाला प्रोत्साहन स्थिर पूंजी के निवेश को 100% की सीमा तक केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद संबंधी प्रोत्साहन को छोड़कर सारे इसमें दिए जाने वाले। ठीक है, यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए लागू होंगे। लगभग सभी नीतियों के साथ ये होता है। क्रियान्वयन, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी और इलेक्ट्रॉनिक निवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा। आगे की राह, जो नीति पूर्ववर्ती थी 2017 की, उसका अगला कदम है। साथ ही समग्र रूप से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्र को समर्पित एक नीति है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी, आंतरिक तकनीकी के महत्व को बताइए। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल।
देखिए ऐसे ही नए क्वेश्चन अब फ्रेम होंगे उत्तर प्रदेश में। जो परंपरागत सिर्फ कला संस्कृति में हम लोग टिके हुए थे ना, उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बताना होगा हमें एक छोटा सा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल भूभाग तथा अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनसंख्या कृषि में संलिप्त है। क्या महत्व है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम या रोबोट बनाने से है जो मानव तक की तरह बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सके। इससे लाभ कृषि क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सटीक सूचना प्राप्त करने में किया जा सकता है। इस तकनीकी के प्रयोग अवसंरचना क्षेत्र में निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। ई कॉमर्स के विस्तार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक सहायक रूप में शामिल हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताना होगा थोड़ा थोड़ा। नैनो प्रौद्योगिकी सूक्ष्मता के मापन, अध्ययन और अनुप्रयोग पर आधारित विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर 100 नैनोमीटर अर्थात 10 से 9 मीटर के पदार्थों का अध्ययन और उसके जुड़ी तकनीकों को नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी पदार्थ के नैनो स्तर पर काम करके उसके लगभग 1000 गुना हल्का, मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। आपने इसके बारे में बता दिया। महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नैनो उर्वरक, जैसा आपको पता है, प्लांट बना दिए गए हैं। नैनो खरपतवारनाशी आदि का उपयोग कृषि क्षेत्र में फसलों को बचाने में फसलों की वृद्धि हेतु उपयोग किया जा रहा है। प्रसंस्करण उद्योग में भी नैनो तकनीकी काफ़ी कारगर है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों को भंडारण, संरक्षण और उनकी गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भी नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी उपयोगी है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकें शामिल है जिसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, कवक और पौधों और जंतुओं को प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करने हेतु मनुष्य हेतु उपयोगी बायोटेक का विकास किया जाता है। जीएम धान, जीएम सरसों आदि खाद्य सुरक्षा, कीट सुरक्षा, स्वास्थ्य पोषण में वृद्धि कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकों जैसे पुनः संयोजन डीएनए तकनीक के आ जाने से कृषि, स्वास्थ्य रही और खाद्य फसलों के सुधार किया जा सकता है। मतलब कि अब जो है, पहले जो इस चीज़ों में एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था वो दूर हो रहा धीरे धीरे करके। अंतरिक्ष तकनीकी, इस तकनीक से बेहतर उपयोग से मौसम का पुनर्मान लगाया जा सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। तो ऐसे में उसके लिए एक लाभदायी कदम उठाया जा सकता है। ये दिए गए नंबर है, हम लोग इस पर जो है लगातार इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन ले लीजिए और बढ़िया समाधान या समाधान लाइट से जुड़िए और बेहतर तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।